ये लारक कॉरपोरेशन कहाँ है? इमरान ने कहा बिजनेस प्लाजा में है, उसकी एक्सपोर्ट की बहुत बड़ी कंपनी है। राना सरवत ने कहा तो इमरान ने ट्रैकर दबा दिया। दूसरे लम्हे कमरा तरतराहट की महसूस आवाज़ के साथ ही राना सरवत की चीखों से गूंज उठा। इस पर गोलियां वाकई उसके सीने में पड़ी थीं। इमरान ने मशीन पिस्टल वापस जेब में रखा और उठकर उसकी रस्सियां खोलनी शुरू कर दी। राना सरवत हलाक हो चुका था। रस्सियां खोलकर उसने उसका मंडल बनाया और उसे एक तरफ फेंक कर वो मुड़ा और तेज तेज कदम उठाता वापस बाहर पोस्ट में आ गया। वहाँ वैसे ही कार की साइड में दरबान बेहोश पड़ा हुआ था। इमरान उस पर झुक गया और चंद लम्हों बाद कटक की आवाज़ के साथ दरबान का जिस्म एक लम्हे के लिए ज़ोरदार अंदाज में तड़पा और फिर साकत हो गया। उसकी गर्दन टूट चुकी थी और वो बेहोशी के दौरान ही ख़त्म हो चुका था। वो चूँकि इमरान को पहचानता था इसीलिए उसने उसे हलाक करना ज़रूरी समझा, वरना बादशाह सुल्तान तक पहुंच जाती और वो नहीं चाहता था कि ऐसा हो। बाकी अब मुलाजमीन को मालूम ही नहीं था कि कौन आया और कौन नहीं। इमरान ने कार स्टार्ट की और उसे फाटक से बाहर निकाल कर उसने फाटक बाहर से बंद किया और फिर कार में बैठकर वो तेज़ी से आगे बढ़ता चला गया। हावर्ड और गॉस्टी दोनों एक रिहाइशगाह के कमरे में मौजूद थे। वो दोनों ने नए मेकअप कर लिए थे और नए कागजात के साथ उन्होंने एक स्टेट डीलर के जरिए ये रिहाइशगाह और कार हासिल की थी। हावर्ड चीफ हमें इस बार कोई बड़ी सज़ा ना दे दे, गॉस्टी ने कहा तो खामोश बैठा हुआ हावर्ड बेख्तियार चौंक पड़ा। क्यों? हावर्ड ने चौंक कर कहा, जाहिर है हम इस मिशन में बुरी तरह नाकाम रहे हैं। इमरान हर लिहाज से अपने आप को हमसे सुपर साबित कर रहा है और अब भी हमारे पास मिशन मुकम्मल करने का कोई लाए अमल नहीं। गॉस्टी ने कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन असल मसला ये है कि इमरान से उसकी मर्ज़ी के बगैर कुछ मालूम कर लेना नामुमकिन है, जबकि मुझे मालूम है कि उससे मालूम किए बगैर हम इस ग्रुप को ट्रेस भी नहीं कर सकते। वैसे मुझे इमरान की बात पर 100% यकीन है कि ये ग्रुप पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लेकिन चीफ मानता ही नहीं। अब तुम बताओ कि क्या किया जाए? हावर्ड ने कहा, क्यों न इस इमरान को हलाक कर दिया जाए? गॉस्टी ने कहा तो हावर्ड बेख्तियार मुस्कुरा दिया। उससे हमें क्या फ़ायदा होगा? हावर्ड ने कहा, हाँ फ़ायदा तो वाकई नहीं होगा, लेकिन अब क्या किया जाए? आखिर इस तरह हाथ पर हाथ रख कर बैठने से तो कुछ नहीं होगा। गॉस्टी ने झिलाए हुए लहजे में कहा, बेफिक्र रहो, मैं एक कॉल के इंतज़ार में हूँ, शायद उससे मसला हल हो जाए। हावर्ड ने कहा तो गॉस्टी बेख्तियार चौंक पड़ी। किसकी कॉल? गॉस्टी ने कहा, यहाँ के स्टेट बैंक के गवर्नर का पर्सनल सेक्रेटरी है उस्मान अली। हावर्ड ने कहा, फिर उससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती फ़ोन की घंटी बज उठी तो हावर्ड ने रिसीवर उठाने से पहले लाउडर का बटन प्रेस किया और फिर रिसीवर उठा लिया। यस राथर बोल रहा हूँ, हावर्ड ने बदले हुए लहजे में कहा। उस्मान अली बोल रहा हूँ। मिस्टर रॉथर, मैंने आपका काम कर दिया है, आप कहाँ मिलेंगे? दूसरी तरफ से कहा गया। जहाँ आप कहें, हावर्ड ने कहा। तो फिर आप स्टार क्लब में पहुँच जाए, मैं वहाँ मौजूद हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया। कहाँ है ये स्टार क्लब? हावर्ड ने कहा, सिराज रोड पर बहुत बड़ा मशहूर क्लब है। दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, हम एक घंटे बाद वहाँ पहुँच जाएंगे, हावर्ड ने कहा और रिसीवर रख दिया। तुमने उसके ज़िम्मे क्या काम लगाया था? गॉस्टी ने कहा, मैंने उसके ज़िम्मे काम लगाया था कि वो ये मालूम करे कि एमसी के रूरमा और पाकिस्तान के माहिर मौशा डॉक्टर एहसान की फैमिली, भाई बहन वगैरह कहाँ रहते हैं और उनमें से किसका राब्ता डॉक्टर एहसान से है। हावर्ड ने कहा तो गॉस्टी बेख्तियार उछल पड़ी। उसके चेहरे पर यकलहत मुसरत के तासुरात उभर आए। ओह वाकई ये बहुत अच्छी लाइन ऑफ एक्शन है, लाजमन किसी न किसी से उसका राब्ता होगा। वेरी गुड, गॉस्टी ने कहा तो हावर्ड बेख्तियार मुस्कुरा दिया। और फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों कार में बैठे कोठी से निकले और सिराज रोड की तरफ बढ़ गए। फिर तकरीबन निस्फ घंटे बाद वो स्टार क्लब के सामने पहुंच गए। हावर्ड ने कार पार्किंग में रोकी और वो दोनों नीचे उतर आए। थोड़ी देर बाद वो दोनों क्लब के हॉल में दाखिल हुए तो हॉल में मौजूद अफराद की तादाद ज़्यादा नहीं थी, अलबत्ता वहाँ मौजूद अफराद का ताल्लुक तबका उम्रा से ही दिखाई देता था। हावर्ड की नज़रें हॉल का जायज़ा लेने में मसरूफ़ थीं। फिर उसने एक कोने में बैठे हुए नौजवान उस्मान अली को देख लिया तो वो उसकी तरफ चल दिया। उस्मान अली ने भी उन्हें देख लिया था और हाथ उठाकर उन्हें इशारा किया। वो चूँकि इस वक्त नए मेकअप में थे, इसी मेकअप में हावर्ड ने उस्मान अली से मुलाकात की थी और उसे पेशगी के तौर पर काफ़ी बहुत बड़ी रकम भी दी थी, इसीलिए उस्मान अली उसे पहचानता था। अलबत्ता गॉस्टी पहली बार उस्मान अली से मिल रही थी। ये मेरी मिसेस हैं, मिसेस मार्सिया राथर। हावर्ड ने मेज के करीब जाकर उस्मान अली से गॉस्टी का तारुफ कराते हुए कहा। उस्मान अली पहले ही उठ खड़ा हुआ था और उसने बड़े गर्मजोशाना अंदाज में हावर्ड और गॉस्टी से मुसाफिया किया। फिर इनके बैठने पर उसने खुद ही ब्लैक विस्की का ऑर्डर दे दिया। थोड़ी देर बाद वेटर ने ऑर्डर की तकमील कर दी। आपने इस अहम काम के लिए इस कदर आदमियों से भरे हुए हॉल का इंतखाब क्यों किया है? हावर्ड ने शराब पीते हुए कहा तो उस्मान अली बेख्तियार मुस्कुरा दिया। सच्ची बात यह है जनाब कि मुझे आपसे खौफ आ रहा था। मैंने सुना हुआ है कि जो गैर मुल्की मालूमात के इवज़ भारी रकम देते हैं, मालूमात हासिल करके मालूमात देने वाले को हलाक करके अपनी रकम हासिल कर लेते हैं, उस्मान अली ने कहा। तो हावर्ड और गॉस्टी दोनों इसकी बात सुनकर बेख्तियार हंस पड़े। ऐसे वो लोग होते होंगे जो घटिया तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, आप बेफिक्र रहें।
हमारा इस सबके से कोई ताल्लुक नहीं है, इसीलिए अगर यहाँ कोई स्पेशल रूम हो तो हम वहाँ बैठ जाते हैं, हावर्ड अली ने कहा। हाँ है, उस्मान अली ने कहा। और जाम में मौजूद शराब का हरी गूंद हलक में उंडेल कर उसने जाम रखा और उठकर तेजी से काउंटर की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया। आइए मेरे साथ, उस्मान अली ने कहा। तो वो दोनों उठकर उसके पीछे चलते हुए एक राहदारी में पहुंच गए। उस्मान अली ने एक बंद दरवाजे के लॉक को खोला और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। उसके पीछे हावर्ड और गॉस्टी भी अंदर दाखिल हो गए। उस्मान अली ने दरवाज़ा बंद करके उसे लॉक कर दिया और फिर साइड दीवार पर मौजूद स्विच पैनल के मुख्तलिफ बटन प्रेस करने शुरू कर दिए। अब ये कमरा हर लिहाज से महफूज हो चुका है, उस्मान अली ने मुस्कुराते हुए कहा। तो हावर्ड ने इस बात में सर हिला दिया। क्या मालूमात मिली हैं? हावर्ड ने इस बात संजीदा लहजे में कहा। तो उस्मान अली ने जेब से एक कागज़ निकालकर हावर्ड की तरफ बढ़ा दिया। हावर्ड ने कागज़ खोला और तहरीर को पढ़ना शुरू कर दिया। नीलमगढ़ ये कहाँ है? हावर्ड ने कहा। दारुल हुकूमत से 350 किलोमीटर के फासले पर एक कस्बा है नीलमगढ़। ये डॉक्टर एहसान का आबाई गाँव है। उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। उसकी बीवी अपने बच्चों समेत एक्रीमिया में रहती है। वो एक्रीमियन थी। डॉक्टर एहसान का वालिद फोत हो चुका है। अलबत्ता उसकी बूढ़ी माँ और उसकी एक छोटी बहन इस गांव में रहती है। ये बहन भी बेवा है और उसके 2 बच्चे हैं जो छोटे हैं। ये सब वहीं नीलमगढ़ में रहते हैं और जहाँ तक मुझे मालूम हुआ है कि डॉक्टर एहसान जहाँ भी हो, बहरहाल उसका राब्ता अपनी माँ से फ़ोन पर रहता है। वो अपनी माँ से बेहद मोहब्बत करता है, उस्मान अली ने जवाब देते हुए कहा। मकान का नाम क्या है? अजीब सा लफ्ज़ है, हावर्ड ने कहा। मकान का नाम रोशन हाउस है। डॉक्टर एहसान अली के वालिद का नाम रोशन अली था, उसके नाम पर मकान का नाम है, उस्मान अली ने कहा। वहाँ का फ़ोन नंबर भी दर्ज है। फ़ोन करो और कंफर्म कराओ कि वाकई जो कुछ तुमने बताया है वो दुरुस्त है। हावर्ड ने कागज़ को तय करके अपनी जेब में डालते हुए कहा। तो उस्मान अली ने इस बात में सर हिला दिया और फिर सामने मेज़ पर पड़े हुए फ़ोन पीस के नीचे मौजूद सफ़ेद रंग का बटन प्रेस करके उसे डायरेक्ट किया और फिर रिसीवर उठाकर उसने इंक्वायरी का नंबर प्रेस किया। हावर्ड ने हाथ बढ़ाकर लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। इंक्वायरी प्लीज़। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। नीलमगढ़ का राब्ता नंबर दे दें, उस्मान अली ने कहा। तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। तो उस्मान अली ने शुक्रिया अदा करके क्रॉडल दबा दिया और फिर टून आने पर उसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। जी। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मैं उस्मान अली बोल रहा हूँ, दारुल हुकूमत से, स्टेट बैंक के गवर्नर का पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। डॉक्टर एहसान साहब तो यहाँ मौजूद नहीं हैं, उस्मान अली ने कहा। जी नहीं, वो तो काफ़ी दिनों से नहीं आए। दूसरी तरफ से कहा गया। क्या आप बता सकती हैं कि वो कहाँ हैं? मैंने उनसे ज़रूरी रब्ता करना है, उस्मान अली ने कहा। जी नहीं, मुझे तो मालूम नहीं है। दूसरी तरफ से कहा गया। आप उनकी हमशीरा हैं शायद, उस्मान अली ने कहा। जी हाँ, दूसरी तरफ से कहा गया। आप अपनी वालदा से मालूम करें, उन्हें मालूम होगा, उस्मान अली ने कहा। जी बेहतर होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो। चंद लम्हों बाद वही निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। जी, उस्मान अली ने कहा। उनको भी मालूम नहीं है क्योंकि डॉक्टर एहसान अली होते ही फ़ोन करते हैं, दूसरी तरफ से कहा गया। ठीक है, उस्मान अली ने कहा और रिसीवर रख दिया। अब तो आप कंफर्म हो गए, उस्मान अली ने कहा। हाँ, लेकिन हमारा मसला तो हल नहीं हो सका। हमारा ख्याल था कि उसकी वालदा या बहन को उसका फ़ोन नंबर मालूम होगा, इस तरह उससे रब्ता हो जाएगा। हावर्ड ने कहा। मैं क्या कह सकता हूँ जनाब, आपने जो काम मेरे ज़िम्मे लगाया था वो मैंने कर दिया है, उस्मान अली ने कहा। ठीक है, हावर्ड ने कहा और जेब से एक गड्डी निकाल कर उसने उस्मान अली की तरफ बढ़ा दी। शुक्रिया जनाब, उस्मान अली ने इंतहाई मुसरत भरे आओ मार्सिया, हावर्ड ने उठते हुए कहा और फिर थोड़ी देर बाद उनकी कार तेज़ी से क्लब के कंपाउंड गेट से बाहर निकल आई। ये तो कुछ भी नहीं हुआ, गॉस्टी ने कहा। मेरा ख्याल है कि डॉक्टर एहसान ने लाजमन मना कर दिया होगा कि उसका नंबर किसी को ना बताया जाए, वरना उसकी माँ, बहन या उसकी भांजियों या भांजों को लाजमन इसका इल्म होगा। इसलिए अब हम वहाँ जा रहे हैं, हावर्ड ने कहा। तो गॉस्टी ने इस बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन 4 घंटों की तेज़ ड्राइविंग के बाद उनकी कार नीलमगढ़ में दाखिल हो गई। ये काफ़ी बड़ा कस्बा था, लेकिन रोशन हाउस का उन्हें जल्द ही इल्म हो गया। ये एक कदीम दौर का बना हुआ काफ़ी बड़ा मकान था। हावर्ड ने कार एक साइड पर रोक दी। पहले इस मकान में गैस फायर करना होगी, वरना यहाँ मसला भी बन सकता है, हावर्ड ने जेब से गैस पिस्टल निकालते हुए कहा। वैसे भी हम गैर मुल्की हैं, इसलिए ये लोग शायद हमसे ना मिलें, गॉस्टी ने कहा। तुम बैठो, मैं आ रहा हूँ, हावर्ड ने नीचे उतरते हुए कहा। फिर वो तेज़ से कदम उठाता आगे बढ़ता चला गया। ये मकान चूँकि आबादी से कदरे हट कर बना हुआ था, इसलिए कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा था। हावर्ड ने दीवार के करीब जाकर पिस्टल से 4 कैप्सूल अंदर फायर किए और फिर वापस मुड़कर वो कार की तरफ आ गया। उसने कार आगे बढ़ाकर उसे मकान के अकबी साइड पर ले जाकर रोक दिया। अकबी दीवार के साथ एक पुराना दरख्त था जिसकी शाखें इस मकान के अंदर तक चली गई थीं। आओ, अब गैस के असरात ख़त्म हो चुके होंगे, हावर्ड ने कहा और कार से निकलकर वो तेज़ी से दरख्त की तरफ बढ़ा और फिर दरख्त पर से होता हुआ वो बड़ी आसानी से अंदर कूद गया। गॉस्टी ने उसकी पैरवी की। मकान पर खामोशी तारी थी और उसका अंदाज देहाती था। उन्होंने थोड़ी देर बाद ही सारा मकान घूम लिया। वहाँ एक कमरे में एक बूढ़ी औरत बेहोश पड़ी हुई थी।
इस औरत को देखकर हावर्ड समझ गया कि ये डॉक्टर एहसान की मां है। फिर उसने उसकी बहन और उसके बच्चों को भी ट्रेस कर लिया। ये एक 12-13 साल का लड़का और 7-8 साल की लड़की थी। हावर्ड के कहने पर इन सबको एक बड़े कमरे में इकट्ठा कर लिया गया। बाकी वहाँ 4 मुलाजिमीन भी बेहोश पड़े हुए थे, जिन्हें हावर्ड ने बेहोशी के आलम में ही गर्दनें तोड़कर हलाक कर दिया। फिर उसने एक स्टोर नुमा कमरे से रस्सियां ढूंढ निकाली और चारों को उसने कुर्सियों पर इन रस्सियों की मदद से बांध दिया। उसके बाद उसने एक लंबी गर्दन वाली बोतल निकाली और इसका ढक्कन हटाकर उसने बारी बारी इन चारों की नाक से लगा दिया। आखिर में उसने बोतल का ढक्कन बंद किया और उसे जेब में डालकर वो और गोस्टी सामने पड़ी हुई कुर्सियों पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद सबसे पहले वो नौजवान औरत कराहते हुए होश में आ गई। इसके बाद उसकी लड़की, फिर बूढ़ी औरत और आखिर में वो लड़का होश में आ गया। ये क्या, कौन हो तुम? सबने हैरत और खौफ के मिले जुले अंदाज में चीखते हुए कहा। मुझे डॉक्टर एहसान का फ़ोन नंबर चाहिए, अगर बता दो तो मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूंगा, वरना तुम्हारी गर्दनें काट दूंगा, हावर्ड ने घराते हुए कहा। लेकिन थोड़ी ही देर की कोशिश के बाद वो समझ गया कि इस बूढ़ी औरत और इस जवान औरत को वाकई उसका फ़ोन नंबर मालूम नहीं था और डॉक्टर एहसान का भांजा और भांजी दोनों अभी बच्चे थे, इसलिए उन्हें वैसे ही मालूम नहीं हो सकता था। इस बूढ़ी औरत को ज़िबा कर दो, मार्सिया, अचानक एक ख्याल के तहत हावर्ड ने कहा। उसे अचानक शक पड़ा था कि डॉक्टर एहसान की बहन नंबर जानती है, लेकिन बता नहीं रही। गोस्टी सर हिलाते हुई उठी। उसने जेब से एक तेज़दार हंजर निकाला और जाकर बूढ़ी औरत की गर्दन पर रख दिया। बूढ़ी औरत के हलक से चीखें निकलने लगीं। रुक जाओ, मैं बताती हूँ, बड़ी अम्मा को मत मारो, अचानक उस लड़के ने चीखते हुए कहा। तो हावर्ड तेज़ी से उसकी तरफ मुड़ गया। क्या नाम है तुम्हारा? हावर्ड ने कहा। मेरा नाम नुमान है, मैं बताता हूँ, बड़ी अम्मा को मत मारो, लड़के ने कहा। मैं चेक भी करूँगा, इसीलिए सोच लो, अगर गलत बताया तो ना सिर्फ तुम्हारी बड़ी अम्मा बल्कि तुम्हारी माँ को भी ज़िबा कर देंगे, और अगर तुमने सच बता दिया तो मेरा वादा कि तुम्हें ज़िंदा छोड़कर हम वापस चले जाएंगे, हावर्ड ने कहा। तो उस लड़के ने नंबर बता दिया। ये कहाँ का नंबर है इतना लंबा? हावर्ड ने हैरत भरे लहजे में कहा। मामू ने बताया था कि ये एक मुस्लिम मुल्क दमाक का नंबर है, नुमान ने जवाब दिया। तो हावर्ड बेख्तियार उछल पड़ा। दमाक? ओ तो डॉक्टर एहसान दमाक में है, हावर्ड ने कहा। इसके साथ ही उसने वहीं मौजूद फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। इंक्वायरी प्लीज़। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। दमाक का राब्ता नंबर बता दे, हावर्ड ने कहा। तो दूसरी तरफ से 4 लम्हों की खामोशी के बाद नंबर बता दिया गया। वो वाकई वहीं का था जो नुमान के बताए हुए नंबरों के आगाज़ में था। हावर्ड ने क्रैडल दबाया और फिर टून आने पर उसने नुमान का बताया हुआ नंबर प्रेस करना शुरू कर दिया। तुम बात करोगे नुमान, लेकिन अगर तुमने हमारे बारे में कुछ बताया तो सबको ज़िबा कर देंगे, आम सी बातें करो, हावर्ड ने कहा। और इसके साथ ही उसने लाउडर का बटन प्रेस करके रिसीवर नुमान के कान से लगा दिया, जबकि गोस्टी इसी तरह हंजर इस बूढ़ी औरत की गर्दन पर रखे खड़ी थी। यस, राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मैं नीलमगढ़ पाकिशिया से नुमान बोल रहा हूँ, डॉक्टर एहसान साहब का भांजा, उनसे बात करा दे, नुमान ने कहा। गो उसके लहजे में घबराहट नुमाया थी, लेकिन वो बच्चा होने के बावजूद अपने आप को संभालने में कामयाब रहा था। होल्ड करें, हम चेक कर लें, दूसरी तरफ से कहा गया। तो हावर्ड समझ गया कि वहाँ कोई ऐसी मशीन मौजूद है जिससे वो चेक करेंगे कि वहाँ वाकई कॉल जहाँ से की जा रही है वहीं से की जा रही है या नहीं। हेलो, डॉक्टर एहसान बोल रहा हूँ। नुमान, क्या बात है, क्यों कॉल की है, जबकि मैंने तुम्हें खसूसी तौर पर मना किया था कि कॉल मत करना। 4 लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मामू, आज मेरा नतीजा आ गया है और मैं फर्स्ट डिवीज़न में पास हुआ हूँ, आप जल्द अज जल्द मुझे इनाम दे, नुमान ने कहा। ओ अच्छा, मुबारक हो, अपनी माँ को भी मुबारकबाद देना। मैं खुद तो नहीं आ सकता, अलबत्ता इनाम भिजवा दूंगा। इस वक्त मैं बेहद मसरूफ़ हूँ और रात को मैं खुद फ़ोन करूँगा, अल्लाह हाफिज़, दूसरी तरफ से कहा गया। इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो हावर्ड ने रिसीवर कान से लहता किया और क्रैडल पर रख दिया। आ जाओ मार्सिया, हावर्ड ने कहा। तो मार्सिया तेज़ी से पीछे हटी। इसके साथ ही हावर्ड ने जेब से मशीन पिस्टल निकाला जिस पर साइलेंसर लगा हुआ था। दूसरे लम्हे उसने ट्रैगर दबा दिया। इसके साथ ही 4 लम्हों में डॉक्टर एहसान की माँ और उसकी बहन, भांजा और भांजी चारों हलाक हो चुके थे। आओ अब निकल चले, हावर्ड ने मशीन पिस्टल जेब में डालते हुए कहा। तो गोस्टी ने इस बात में सर हिला दिया। रेड एजेंसी का चीफ डक्सन अपने ऑफिस में मौजूद था कि फ़ोन की घंटी बज उठी। तो डक्सन ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, डक्सन ने कहा। पाकिशिया से लारक की कॉल है जनाब। दूसरी तरफ से उसके पीए की मौतबाना आवाज़ सुनाई दी। कराओ बार, डक्सन ने कहा। लारक बोल रहा हूँ। 4 लम्हों बाद लारक की आवाज़ सुनाई दी। ओ अच्छा, क्या रिपोर्ट है, डक्सन ने कहा। डॉक्टर एहसान और दीगर माहिरीन का ग्रुप पाकिशिया में ही मौजूद है और अली इमरान ने उन्हें कहीं छुपा रखा है, लारक ने कहा। तफसील बताओ, कैसे ये सब कुछ मालूम हुआ, डक्सन ने कहा। सेक्रेटरी वजारत ख़जाना राना सरवत से मेरे गहरे ताल्लुकात हैं। मैंने उसे $10,000 देकर इस बात पर आमादा कर लिया कि वो मेरे कहने पर डॉक्टर एहसान से फ़ोन पर बात करे ताकि चेक हो सके कि डॉक्टर एहसान कहाँ से बोल रहा है। मैंने चेकिंग मशीनरी सेक्रेटरी के फ़ोन से मुंसलिक कर दी। उसके बाद राना सरवत ने डॉक्टर एहसान से बात की, लेकिन उसका फ़ोन नंबर तो मालूम ना हो सका। अलबत्ता ये बात तय हो गई कि वो बोल पाकिशिया से ही रहा था, लारक ने कहा। राना सरवत ने मुझे फ़ोन करके बताया कि इमरान सेक्रेटरी हाजा सर सुल्तान के हमरा उसकी रहाइशगाह पर पहुंचा।
उसने राना सरवत से मालूम करने की कोशिश की कि उसने खसूसी तौर पर क्यों डॉक्टर एहसान से बात की है, लेकिन राना सरवत ने उसे बताया कि दूसरे रोज़ मालियाती मामले में एक खसूसी मीटिंग है जिसमें एक मामले पर बहस होनी थी। इसीलिए राना सरवत ने डॉक्टर एहसान से इस मामले के बारे में मशवरा किया है। चुनाचे इमरान मुतमईन होकर वापस चला गया। इससे मुझे यकीन हो गया कि इमरान ने उन्हें छुपाया हुआ है। उनका फ़ोन नंबर हमारी जदीद तरीन मशीनरी भी चेक नहीं कर सकी, लारक ने जवाब दिया। और राना सरवत का क्या हुआ? डक्सन ने पूछा। क्या होना था? क्या मतलब? लारक ने चौंक कर कहा। मतलब कि वो अभी ज़िंदा है या नहीं? डक्सन ने कहा, वो ज़िंदा है जनाब। उसे क्या होना था? वो बहुत बड़ा ओहदेदार है, सेक्रेटरी है, लारक ने जवाब देते हुए कहा। और तुम्हारे पास तो इमरान नहीं पहुंचा? डक्सन ने कहा, मेरे पास नहीं। वो मेरे पास क्यों आएगा? लारक ने कहा, तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते लारक। बहरहाल अगर वो नहीं पहुंचा तो इसका मतलब है कि उसे शक नहीं पड़ा, लेकिन मसला उस ग्रुप की लोकेशन को चेक करना है। तुम इस सिलसिले में क्या कर सकते हो? डक्सन ने कहा, मैंने तो कोशिश की है जनाब, लेकिन अब मजीद क्या हो सकता है? दूसरी तरफ से कहा गया। ओके ठीक है, मैं खुद किसी से बात करता हूँ, डक्सन ने कहा और रिसीवर रख दिया। इमरान पर हाथ डाले बगैर बात नहीं बनेगी, लेकिन इस पर हाथ कौन डालेगा? हावर्ड और गॉस्टी तो इस काबिल ही नहीं है, डक्सन ने बड़बड़ाते हुए कहा। वो किसी ऐसे एजेंट के बारे में सोच रहा था जो इमरान का मुकाबिल साबित हो सके कि अचानक फ़ोन की घंटी एक बार फिर बाज उठी तो डक्सन ने एक बार फिर हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, डक्सन ने कहा। कीशिया से हावर्ड की कॉल है जनाब। दूसरी तरफ से पीए की मुदबाना आवाज़ सुनाई दी तो डक्सन बेख्तियार चौंक पड़ा। ओ कराओ बात, डक्सन ने कहा। हावर्ड बोल रहा हूँ, चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से हावर्ड की आवाज़ सुनाई दी। यस, क्या रिपोर्ट है मिशन के बारे में? डक्सन ने कदरे सख्त लहजे में कहा। बस मैंने हतमी तौर पर मालूम कर लिया है, माहिरीन का ग्रुप पाकिस्तान में नहीं है बल्कि मुस्लिम ममालिक दमाक में है, दूसरी तरफ से कहा गया तो डक्सन उछल पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। क्या कह रहे हो? दमाक में कैसे मालूम हुआ? डक्सन ने कहा। तो हावर्ड ने उस्मान अली से मुलाकात और फिर नीलमगढ़ पहुंचकर सारी कार्रवाई वाली सारी बात बता दी। ओ, इसका मतलब है कि इमरान दुरुस्त कह रहा था कि ग्रुप पाकिस्तान में मौजूद नहीं है और मुझे मालूम है कि दमाक में इस्लामी सिक्योरिटी काउंसिल का ऑफिस है। उसका इंचार्ज इमरान की तरह खतरनाक एजेंट कर्नल फ्रीदी है, डक्सन ने कहा। ये बात मैं भी उसे अच्छी तरह जानता हूँ, हावर्ड ने कहा। फिर अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? डक्सन ने कहा। मैं और गॉस्टी दमाग शिफ्ट हो जाते हैं और खामोशी से वहाँ काम करते हैं। मुझे यकीन है कि मैं इस ग्रुप को ट्रेस कर लूँगा क्योंकि फ़ोन नंबर मुझे मालूम है और फ़ोन नंबर से लोकेशन ट्रेस की जा सकती है, हावर्ड ने कहा। कर्नल फ्रीदी बेहद होशियार और मुहतात आदमी है, इसीलिए हो सकता है कि फ़ोन नंबर से तुम लोकेशन ट्रेस ना कर सको। बहरहाल तुम वहीं शिफ्ट हो जाओ और फिर मुझसे रब्ता करना। मैं इस दौरान अपने दराज से इस फ़ोन नंबर को चेक कराता हूँ, डक्सन ने कहा। ये बात फ़ोन नंबर नोट करें, हावर्ड ने कहा और इसके साथ ही उसने फ़ोन नंबर बता दिया। ओके, डक्सन ने कहा और रिसीवर रख दिया।